ईसीजी में टोटल 10 इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, 2 इलेक्ट्रोड दोनों हाथों पर, 2 इलेक्ट्रोड दोनों पैरों पर और V1 से लेकर V6 तक 6 चेस्ट इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। हार्ट हमारी चेस्ट कैविटी में थोड़ा सा लेफ्ट साइड होता है। हार्ट के राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और बीच की दीवार जिसको सेप्टम कहते हैं, उसके सामने इलेक्ट्रोड V1 और V2 लगाए जाते हैं। इसका मतलब है लीड V1 V2 हार्ट के राइट हिस्से से इलेक्ट्रिकल सिग्नल पकड़कर ईसीजी में ग्राफ बनाती है। इलेक्ट्रोड V3 V4 हार्ट के लेफ्ट हिस्से के सामने लगाए जाते हैं। इसका मतलब है इलेक्ट्रोड V3 V4 हार्ट के लेफ्ट हिस्से के सामने से सिग्नल को पकड़ते हैं और ईसीजी में ग्राफ बनाते हैं। आप देखोगे इलेक्ट्रोड V1 से लेके V4 तक हार्ट के सामने के पूरे हिस्से को कवर कर लेते हैं, यानी V1 से लेके V4 तक लीड में कोई चेंजेस आते हैं तो इसका मतलब है हार्ट के सामने वाले हिस्से में कोई दिक्कत है। V5 V6 इलेक्ट्रोड हार्ट के लेटरल साइड यानी साइड के हिस्से के सामने लगाए जाते हैं और वहीं से सिग्नल पकड़ते हैं और ईसीजी में ग्राफ बनाते हैं। अब नोट करने वाली बात यह है, ईसीजी ग्राफ में जिस लीड में एमआई से रिलेटेड चेंजेस दिखते हैं, इसका मतलब होता है हार्ट के जिस हिस्से के सामने जो इलेक्ट्रोड लगाए हैं, हार्ट का वही हिस्सा डैमेज हुआ है और हार्ट के उसी हिस्से को ब्लड सप्लाई करने वाली कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो सकती है। एमआई यानी हार्ट अटैक में मायोकार्डियम मसल डैमेज स्टार्ट होने से लेकर परमानेंट डेड होने तक 3 स्टेज हैं जो हमें ईसीजी वेव से पता चलता है। ईसीजी ग्राफ में जितनी जल्दी आपने इसको पकड़ लिया, आप उतनी ही जल्दी मरीज की जान बचा सकते हैं। जैसे ही हार्ट अटैक स्टार्ट होता है यानी मायोकार्डियम मसल को ऑक्सीजन मिलना कम होती है तो सबसे पहले टी वेव में चेंजेस आते हैं। दूसरा, जैसे ही मायोकार्डियम मसल डैमेज होना शुरू होती है तो एसटी वेव में चेंजेस आते हैं, यानी अगर इस स्टेज में सही से ट्रीटमेंट मिल जाए तो पेशेंट के मायोकार्डियम मसल को परमानेंट डैमेज होने से बचाया जा सकता है। तीसरा, जब मायोकार्डियम मसल पूरी तरह डैमेज हो जाती है यानी मसल पूरी तरह डेड हो जाती है, उसके बाद क्यू वेव में चेंजेस आते हैं और अब इसको ठीक नहीं किया जा सकता। एक बार ईसीजी ग्राफ में नॉर्मल वेव को समझ लेते हैं। नॉर्मल ईसीजी ग्राफ में PQRST वेव होती है और एक सीधी फ्लैट लाइन होती है जिसे आइसो इलेक्ट्रिक लाइन कहते हैं। हर वेव के बाद फ्लैट लाइन सीध में होनी चाहिए। ग्राफ में P वेव के बाद Q वेव आती है। Q वेव फ्लैट लाइन पर भी हो सकती है या फ्लैट लाइन से थोड़ा नीचे भी हो सकती है, लेकिन फ्लैट लाइन से ऊपर कभी नहीं होती। P वेव के बाद फ्लैट लाइन के एंड में अगर वेव ऊपर जाती है तो ये Q वेव है और ऊपर R वेव बनती है, और अगर P वेव के बाद फ्लैट लाइन के एंड में अगर वेव नीचे जाती है तो वो हमेशा Q वेव होती है, फिर ये Q वेव नहीं रहती है। नॉर्मल ईसीजी में PQRST वेव में से केवल 2 ही ऐसी वेव हैं जो फ्लैट लाइन से नीचे होती हैं, एक Q वेव और दूसरा S वेव। बाकी वेव हमेशा फ्लैट लाइन से ऊपर होती हैं। नॉर्मल ईसीजी ग्राफ में एकमात्र AVR लीड ही ऐसी होती है जिसमें अक्सर T वेव फ्लैट लाइन से नीचे होती है और इसको नॉर्मल माना जाता है। ईसीजी ग्राफ में 3 वेव हैं जो एमआई यानी हार्ट अटैक के बारे में बताती है, एक Q वेव, दूसरा ST सेगमेंट जो S और T वेव को मिलाकर बनता है और तीसरा T वेव। ये तीनों वेव एमआई के बारे में बताती है। जैसे ही कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज होने की वजह से हार्ट की मसल को ऑक्सीजन कम मिलना शुरू होती है, लेकिन हार्ट की मसल को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, तो ईसीजी ग्राफ में सबसे पहले T वेव में चेंजेस दिखाई देते हैं। अगर इस स्टेज पर मरीज को टाइम से प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाता है तो हार्ट की मायोकार्डियम मसल को वापस से ठीक किया जा सकता है या बचाया जा सकता है। ईसीजी ग्राफ में QRS कॉम्प्लेक्स के बाद हमेशा T वेव आती है। नॉर्मल T वेव की चौड़ाई लगभग 2.5 से 6 स्मॉल बॉक्सेस तक होती है और ऊंचाई लिम्ब लीड में 5 स्मॉल बॉक्सेस से कम होती है और चेस्ट लीड में 10 स्मॉल बॉक्स से कम होती है। नॉर्मल T वेव की शेप ऊपर की तरफ स्मूथ और गोल होती है और उसमें कोई भी नुकीलापन नहीं होता है। जैसे ही हार्ट अटैक स्टार्ट होता है यानी हार्ट की मायोकार्डियम मसल को ऑक्सीजन मिलनी कम होती है, तब T वेव की हाइट बढ़ जाती है और T वेव ऊपर से नुकीली हो जाती है। यानी जैसे ही एमआई स्टार्ट होता है तो सबसे पहले T वेव में चेंजेस आने शुरू होते हैं। अब यहाँ भी 2 कंडीशन हो सकती हैं। एक, कोरोनरी आर्टरी पार्शियली ब्लॉक है यानी अभी तक पूरी तरह से बंद नहीं हुई। अगर इस स्टेज में भी टाइम से एक्शन ले लिया जाए तो मसल को पूरा डैमेज होने से बचाया जा सकता है। दूसरा, कोरोनरी आर्टरी पूरी तरह से ब्लॉक हो गई है और मसल अभी थोड़ी देर में वाली है यानी मसल तड़प रही है। अगर इस स्टेज पर भी टाइम से एक्शन ले लिया जाए तो मसल को पूरा डैमेज होने से बचाया जा सकता है। एमआई में यह सबसे क्रिटिकल फेज होता है। ईसीजी देखकर हमें कैसे पता चलता है कि अभी आर्टरी पार्शियली ब्लॉक है, पूरी तरह से ब्लॉक हो गई है? इसका पता हमें S और T वेव से मिलकर बनने वाले ST सेगमेंट से चलता है। कैसे पता चलता है, आइए जानते हैं। अगर ST सेगमेंट फ्लैट लाइन से नीचे है तो इसका मतलब है कोरोनरी आर्टरी अभी पूरी ब्लॉक नहीं हुई है और अगर टाइम से ट्रीटमेंट या कोरोनरी स्टेंटिंग कर दी जाए तो मसल को डैमेज होने से बचाया जा सकता है, यानी मरीज की जान बचाई जा सकती है।
दूसरा है ST एलिवेशन MI। अगर ST सेगमेंट फ्लैट लाइन से ऊपर है तो यह सबसे क्रिटिकल कंडीशन होती है। ST एलिवेशन फ्लैट लाइन से 2 स्मॉल बॉक्सेस से कम है तो इसका मतलब है कोरोनरी आर्टरी में 99% ब्लॉकेज है, और ST एलिवेशन की हाइट 2 स्मॉल बॉक्सेस से ज्यादा है तो 100% कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक है और मायोकार्डियम मसल को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, यानी मायोकार्डियम मसल अभी जिंदा है और तड़प रही है। MI होने के बाद सही टाइम पर सही ट्रीटमेंट नहीं मिलने के कारण जब हार्ट की मायोकार्डियम मसल परमानेंट डेड हो जाती है, जिसको रिकवर नहीं किया जा सकता, उसके कुछ टाइम बाद ECG ग्राफ में अबनॉर्मल क्यू वेव बन जाती है। नॉर्मल क्यू वेव की चौड़ाई एक छोटे बॉक्स से कम होती है और क्यू वेव की गहराई जितना QRS कॉम्प्लेक्स की टोटल हाइट है उसका 25% यानी चौथे हिस्से से कम होनी चाहिए। इस ECG ग्राफ में क्यू वेव की गहराई QRS कॉम्प्लेक्स की टोटल हाइट के 25% यानी चौथे हिस्से से ज्यादा है। इसका मतलब है हार्ट के इस हिस्से में हार्ट की मायोकार्डियम मसल को परमानेंट नुकसान हो चुका है। यानी हार्ट के जिस हिस्से की मसल डैमेज हुई है उसको कौन सा MI बोलेंगे? एंटीरियर यानी हार्ट के सामने वाला हिस्सा जिसको इलेक्ट्रोड V1, V2, V3, V4 कवर करते हैं। लेटरल वॉल यानी हार्ट के साइड वाला हिस्सा जहां पर इलेक्ट्रोड V5 और V6 लगाए जाते हैं। सेप्टल वॉल यानी हार्ट के राइट और लेफ्ट चैम्बर के बीच की दीवार जिसके सामने इलेक्ट्रोड V1 और V2 लगाए जाते हैं। इंफीरियर वॉल यानी हार्ट के नीचे वाला हिस्सा जहां पर डायरेक्ट कोई इलेक्ट्रोड नहीं लगाया जाता है, जिसको लीड 2, लीड 3 और लीड AVF कवर करती है। एंटीरियर वॉल MI में हार्ट के सामने वाले हिस्से की मायोकार्डियम मसल लेयर डैमेज हो जाती है। हार्ट के सामने वाले हिस्से पर लगने वाले इलेक्ट्रोड V1, V2, V3, V4 लीड में से किसी भी लीड में T वेव, ST सेगमेंट Q वेव में चेंजेस दिखते हैं तो उसे एंटीरियर वॉल MI कहते हैं। हार्ट के सामने वाले हिस्से को LED आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, इसीलिए अगर V1 से लेकर V4 तक लीड में चेंजेस आते हैं तो LED आर्टरी में ब्लॉकेज हो सकती है। एंटीरियर वॉल MI सबसे ज्यादा डेंजरस होती है क्योंकि इसमें डेथ रिस्क काफी ज्यादा होता है। हार्ट में राइट चैम्बर्स और लेफ्ट चैम्बर्स के बीच में जो दीवार होती है उसे सेप्टम कहते हैं। हार्ट के राइट चैम्बर और सेप्टम के सामने चेस्ट पर लीड V1 और V2 लगती है। अगर ECG में लीड V1, V2 में Q वेव, T वेव और ST सेगमेंट में अगर चेंजेस दिखते हैं तो इसका मतलब है सेप्टम एरिया में मायोकार्डियम मसल डैमेज हुई है, यानी LED आर्टरी में ब्लॉकेज हो सकती है। हार्ट के लेफ्ट साइड चेस्ट और हाथों पर जो इलेक्ट्रोड लगते हैं अगर उनमें चेंजेस हैं तो इसको लेटरल वॉल MI बोलते हैं, यानी हार्ट के लेटरल साइड वाली मायोकार्डियम मसल डैमेज हुई है। लीड V5, V6, AVL और लीड 1 में ECG में अगर T वेव, Q वेव और ST सेगमेंट में चेंजेस दिखते हैं तो इसका मतलब है लेफ्ट साइड हार्ट की मायोकार्डियम मसल डैमेज हुई है। हार्ट के इस हिस्से में LCX आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है तो इसका मतलब है LCX आर्टरी में ब्लॉकेज हो सकती है। इंफीरियर वॉल MI में हार्ट के नीचे की मायोकार्डियम मसल डैमेज हो जाती है। अब डायरेक्ट तो हार्ट के नीचे कोई इलेक्ट्रोड नहीं लगता है, लेकिन ECG में हार्ट से नीचे जो लीड नीचे तक जाती हैं जैसे लीड 2, लीड 3, लीड AVF, अगर इनमें Q वेव, T वेव और ST सेगमेंट में चेंजेस दिखते हैं तो इसको इंफीरियर वॉल MI बोलते हैं। पूरी वीडियो के लिए ऊपर प्रोफाइल में दिए गए YouTube लिंक पर क्लिक करके हमारे YouTube चैनल पर विजिट कीजिए।